डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने 15 साल में बलात्कार के जिस केस से बचने के लिए दुनिया भर के हथकंडे आजमाए, आज उसी केस में राम रहीम को 10 साल के लिए कैद की सजा सुना दी गई। गवाहों को डराने धमकाने से लेकर हत्या कराने तक के आरोप राम रहीम पर लगते रहे हैं। रेप केस का ट्रायल लटकाने के लिए उसने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दुनिया भर की दलीलें दी और सजा सुनाए जाने से पहले राम रहीम ने रो रो कर रहम की भीख भी मांगी। लेकिन इंसाफ के तराजू पर राम रहीम के गुनाह का पलड़ा बहुत भारी साबित हुआ। राम रहीम को दोषी तो 25 अगस्त को ही करार दे दिया गया था। आज रोहतक में सुनरिया जेल में ही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लगाई गई। स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम और सीबीआई के वकीलों को सजा पर बहस करने को कहा। राम रहीम के वकीलों ने दुहाई दी कि राम रहीम के सामाजिक कार्यों के मद्देनजर सजा सुनाते समय अदालत नरमी बरते। सीबीआई की तरफ से राम रहीम को अधिकतम सजा देने की मांग की गई थी। स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को साध्वियों के रेप और उनको जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई। राम रहीम को जब रोहतक जेल में कैदी नंबर 1997 के रूप में ये सजा अब काटनी होगी। रेप केस में फैसले वाले दिन राम रहीम के चेलों ने जमकर हिंसा और हंगामा किया था। सजा का ऐलान होते समय भी अंदेशा था कि राम रहीम के चेले उत्पात मचा सकते हैं, लिहाजा रोहतक कोर्ट कैंपस से लेकर सिरसा और पंचकुला तक सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई थी। राम रहीम को 10 साल की कैद का ऐलान होने के बाद सिरसा और पंचकुला में सेना और सैनिक बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। मेरी सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि आपने उस आदेश का शांतिपूर्वक मानना है और सभी से मैं शांति बनाए रखने की अपील करती हूँ। इतने साल 15 साल लगी इस सजा देने के लिए और आज 7 साल से आजीवन कारावास तक हो सकता था, परंतु 10 साल काफी है ऐसा न्यायाधीश ने समझा। तो ये एक उदाहरण होना चाहिए सबको लिए कि कितना भी आपके आश्रम में राजनीतिज्ञ आए, बड़े लोग आए, लेकिन कानून को तोड़ोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। हमारा एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ। वैभव अग्रवाल जी जो कि नेता बीजेपी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरके कपूर वकील हैं जाने माने, सुप्रीम कोर्ट से वो जुड़ेंगे। रणवीर शर्मा जी जो कि रिटायर्ड आईजी हैं हरियाणा पुलिस के, वो हमारे साथ चर्चा के दौरान जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी विपिन परमार और रजत राकेश टंडन जो हम तक पल पल की जानकारी अभी तक पहुंचा रहे थे वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अनिल आर्य जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन आपसे जानना चाहूंगी, कैदी नंबर 1997 आज रात कैसी कटने वाली है? अभी तो बोल रहे थे बीपी हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन अदालत ने कहा जब चेक कराया मेडिकल में कुछ भी नहीं निकला। अभी क्या अपडेट है? देखिए वही सी बात है, जिस तरह से ये जब पनिशमेंट सुनाया जा रहा था, जब फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय भी बीपी डाउन होकर चक्कर खाकर गिरे थे राम रहीम। उस समय सीएमओ के द्वारा जो है उनका बीपी चेक किया गया था और उसके बाद डॉक्टर के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि वो मेडिकली पूरी तरह से फिट है। वही कल देर रात भी उन्होंने ये कहा था कि मेरी बैक में पेन है। तो ऐसे में ऐशो आराम और लबोलबाब की जिंदगी वो जिया करते थे और जिस तरह से वो रहा करते थे अब वो कुछ नहीं मिलेगा। अब एक आम कैदी की तरह जो है उनको एक नंबर मिलेगा, जिस नंबर को उनकी छाती पर चिपकाया जाएगा और एक आम कैदी की तरह ही जेल मैनुअल को उनको फॉलो करना होगा, जिसके तहत सुबह 7 बजे जो है, गर्मियों में सुबह 7 बजे उन्हें चाय और ब्रेड दिया जाएगा, 9:30 बजे खाना और उसके बाद 1 बजे तक रिग्रेस काम जो पनिशमेंट है उसके तहत उन्हें काम करना पड़ेगा, जिसमें वो चाहे तो जो भी काम अपना सकते हैं जो उन्हें आता हो। इसके बाद अगर बात की जाए 4 से 6 बजे का समय जो है उसमें उन्हें खेलने या फिर पर्दे का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद रात को जो है 6 बजे तकरीबन जो है 6:30 बजे जेल मैनुअल के हिसाब से सीजनल सब्जी और रोटियां जो है, लिमिटेड रोटियां जो है वो दी जाएंगी, जिसके बाद बैरक में उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अब जो जिंदगी है पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी। चाहे आप जो मर्जी बहाने मार लीजिए, आपको जो है 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट जो है, कठोर पनिशमेंट जो है वो सुनाई गई है। तो ऐसे में आपको जेल के कानूनों के हिसाब से चलना होगा। विपिन, उन्होंने मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में ये कहा था कि कई किलो घी तो वो हर रोज पी जाते हैं और ट्रैक्टर को तो उन्होंने अपने हाथ से ही गड्ढे में फंस गया था, हाथ से निकाल लिया, उनको किसी ट्रॉली की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो फेकू बाबा भी अभी तक रहे हैं, लेकिन अब आटे दाल का भाग पता लगेगा, घी नहीं मिलने वाला है उनको जेल में।
देखिए जाहिर सी बात है, जब आपको जेल के अंदर काम करना पड़ता है और 9:30 से लेकर जो 1 बजे का समय है, जिसमें आपको कोई भी काम जिसमें आप बेहतरीन काम कर सकते हैं वो करना होगा, या फिर आपको कोई काम जो है वो दे दिया जाएगा, आप पत्थर उठाइए, पत्थर जो है किसी पार्क का गड्ढा खोदिए, खेतों में काम करिए, कई चीजें हैं जिन पे राम रहीम की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से तब्दील होगी। आप स्टार बाबा बनकर जो है लोगों को वीडियो दिखाते थे कि मैं खेतों में कितनी बड़ी बड़ी सब्जियां उगाता हूं, साथ ही साथ ट्रैक्टर्स जो है खींचते नजर आते थे, ट्रैक्टर्स को उठाने की बात करते थे, लेकिन असल जो मेहनत होगी, असल जो पसीना निकलेगा अब जेल में निकलेगा राम रहीम का। वो तो जेल पहुंचने से पहले ही उनको बीपी डाउन हो गया, तो ट्रैक्टर उठाना तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल विपिन, आपसे मैं ये अपडेट जरूर चाहूंगी कि आपके इर्द गिर्द अब सुरक्षा का नजारा किस तरह से देख रहे हैं, और खास तौर से राम रहीम की सुरक्षा को लेकर जेल के अंदर ही क्या दूसरे कैदियों से अब मिंगल होने दिया जाएगा या अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाएगी इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए? देखिए, जो सुबह तक की जानकारी थी, 7 लेयर प्रोटेक्शन जो है वो सुनारिया जेल में रखी गई है, और यहां पर जो नजारा है, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा आपको दिखाए, ये जो पहली बैरिकेटिंग है, यहां पर हरियाणा पुलिस की तैनाती है और उसके तुरंत बाद बीएसएफ की भारी डिप्लॉयमेंट है। यहां पर पूरा दिन इसी तरह से शांत माहौल रहा, लेकिन अलग अलग इलाकों से घटनाओं की खबरें भी आई। जेल में जो है अलग अलग तरह की 7 लेयर में जो सुरक्षा है उसे रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से बाबा राम रहीम को किसी बैरक में अलग या सुरक्षा कारणों से, ऐसा कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि अधिवक्ताओं का इंतजार हो रहा है। इसी रास्ते से अधिवक्ता जो है वो बाहर जाएंगे तो उनसे पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ निर्देश सुनाते वक्त हुआ था और क्या कुछ जो निर्देश हैं वो दिए गए। बिल्कुल, देख लीजिए ये तस्वीरें, और तस्वीरों में बाबा ऑफ द ब्लिंक कहा जाता था, चटकीले और इस तरह के जारिंग कपड़े पहनते थे, और अब कैदी नंबर 1997 को इस तरह की पोशाक, जो कि जेल की पोशाक है, वो दी जाएगी, और बहुत जल्द उन्हें यही पहनकर सोना पड़ेगा आज की रात। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या सोएंगे, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शास्त्री जी, मुझे ये बताएं कि ये शख्स जो तस्वीरों में दिख रहा है ना, ये अपने आप को पिताजी कहा करता था, ये कहा करता था मेरे 5 करोड़ अनुयायी हैं। अब पिताजी की पोल खुल गई है, और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली, डराने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ 2 मामलों का खुलासा हुआ है। तो इस तरह के धर्मगुरु पनपते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। असल देखिए, ये बहुत ही विचारणीय विषय है, और देखिए आज कोर्ट ने, मैं देख रहा हूं कि 15 साल से उनके ऊपर एक केस चल रहा है, और एक साध्वी ने इस पर आरोप लगाया, और वो आज सिद्ध हो गया कि उसका आरोप जो था वो सही था। मनुष्य जिस समय, यह जो पूरा घटनाक्रम है, इससे पूरे समाज को, जितने भी साधु संत या दूसरे भी लोग हैं, जो उनको ये एक शिक्षा तो अवश्य लेनी पड़ेगी कि जिस दिन भी व्यक्ति बुरे मार्ग की तरफ चलता है, बुरे कर्म की तरफ चलता है, शास्त्र विरुद्ध अपने मन के अनुसार, अपने धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के मद में होकर के संविधान की बात करें, जिसको आप संविधान कहते हैं, शास्त्र की बात कहते हैं, दोनों ही एक आचरण सिखाते हैं। चाहे शास्त्र भी शुद्ध आचरण के लिए प्रेरित करता है, और समस्या ये है ना संविधान भी ये आचरण दुनिया को सिखाते फिरते हैं, समर्थकों को सिखाते फिरते हैं, खुद इनका कोई आचरण नहीं है। आप मुझे बताएं, सबक सीखने की बात कर रहे हैं, संत रामपाल के बाद किसी ने सबक सीखा, आसाराम के बाद किसी ने सबक सीखा। इस देश में बरगलाने का जिस तरह का ट्रेंड है, कोई आपकी तरफ से जागरूकता की जाती है? नहीं, देखिए क्या है कि ये जो 2-3 घटनाएं लगातार 4-5 साल से चल रही हैं, और इतना हमारा जो संविधान इस पर सक्रिय कोर्ट साहब, सबसे पहले तो जज साहब को धन्यवाद देना चाहिए। इतना पॉलिटिकल प्रेशर के बाद भी उन्होंने अपना निर्णय बिल्कुल ठीक रहा। अदालत पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। नहीं, लेकिन आखिर है वो भी तो इंसान ही, उनको पता तो होता ही कि अगला आदमी कहाँ तक संबंध रखता है, इंसान तो भी है। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे 1 घंटे से मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे दिमाग में बार बार याद आ रही कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी बड़ी सोच थी, और उन्होंने कितना बड़ा मार्गदर्शन समाज के लिए किया। एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है कि निज कृत कर में भोग कर भ्राता, को नहीं सुख दुख कर दाता। आज राम रहीम, जिसको अब उसको तो राम रहीम कहना ही पाप है, गुरप्रीत सिंह कहना चाहिए, गुरप्रीत सिंह के कर्म है, गुरमीत सिंह जो भी नाम है, तो ऐसे नाम, ऐसे लोगों के नाम भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको यह समझ में आ जाना चाहिए, जिस दिन उन्होंने कुमार्ग पर अपना पैर रखा, उसी दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी,
और मैं कुछ समय पहले इसी चैनल पर बैठ करके कहा कि अगर यह उस समय निर्णय नहीं आया हुआ था, तब मैंने थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद वो मैं जो उस है पर टोकने वाली थी आपको कि 2 घंटे पहले कुछ और कह के रहे थे कि अदालत का निर्णय नहीं आया हुआ था, एक आरोप बाबाओं के पीछे पड़ी है। हाँ, लेकिन अब चूंकि वह निर्णय आ चुका है और ये सिद्ध हो चुका है, अदालत ने सिद्ध कर दिया है कि वो एक बलात्कारी है और बलात्कार के केस पर उसको दंडित किया गया। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय जो सजा दी गई, मेरे हिसाब से जज साहब ने तो अपने संविधान के हिसाब से सजा दिया, मेरे हिसाब से सजा कम है और उनको मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए, जिससे दुनिया के समस्त आसाराम के मामले में और संत रामपाल के मामले में आप लोगों को पलटने में ज्यादा वक्त लगा था। अभी गुरमीत राम रहीम के मामले में आप लोग जल्दी पलटे हैं। शास्त्री जी, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट के निर्णय का ध्यान नहीं था, वैभव मुझे ये बताएं कि इन्होंने बोला कुकर्म कर रहा था, लेकिन अच्छा एक मिनट शास्त्री जी, कुकर्म और कुकृत्य के रास्ते पर गुरमीत राम रहीम चला तो उसी दिन इन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ कह दिया। मुझे ये बताएं, वो जब जिस रास्ते पर चल रहा था 2002 में वो पहला पत्र आया था और उस वक्त वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री थे। उसके बाद केस को दबाने की कोशिश हुई। 3 महीने के अंदर जब ये पत्र आया, एक साध्वी ने गुमनाम चिट्ठी लिखी, उसके बाद ही पहली हत्या हुई। सरकारें, प्रशासन सोती रही, क्योंकि जब वो कुकृत्य के रास्ते पर था तब नेताओं की जमात उसके साथ गलबैया डाले चलती चली जा रही थी, सरकार चाहे कोई भी हो। आंचल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से जब 2002 में ये बात उठी थी और भाजपा का स्टैंड विंडिकेट हो जाता है यहीं पे, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो यहीं पे दिख जाती है कि जहां 2002 में वाजपेयी साहब की सरकार थी, उसके बाद आज मोदी सरकार है और मोदी सरकार में अगर किसी को गलत पाया गया तो उसको सजा दी गई। नहीं, अदालत ने गलत पाया, मोदी सरकार इसमें कहां से आ गई? अदालत ने गलत पाया, बल्कि हाईकोर्ट ने तो ये इंडाइटमेंट आपके अगेंस्ट पास की है। उनका ये कहना है कि पंचकुला को आप लोगों ने जलने दिया अपने पॉलिटिकल कारणों की वजह से, यानी कि लेट रिएक्शन जो रहा सरकारों का और प्रशासन का, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रहा क्योंकि ये पॉलिटिकल पेट्रनेज आपने दी हुई थी गुरमीत राम रहीम को, और राम रहीम आपके लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता था। वो आप एक भारतीय नागरिक होने की वजह से कुछ भी कह सकते हैं आपको अगर दिखे, लेकिन अगर राजनीतिक पटल के रूप से इसको देखा जाए, हाईकोर्ट ने कहा है, हमें कहने की क्या जरूरत है? इस पे हाईकोर्ट ने इंडाइटमेंट नहीं किया है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है। ठीक है, मैं कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा वैभव जी। ये सिरसा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते क्या कुछ कहना है। आज हम ये ब्रीफिंग इसलिए रखना चाहते थे कि काफी कुछ सवाल और शंकाएं थी जो घटनाक्रम पिछले दिन हुए थे उसके बारे में भी, और उसके बारे में हम क्या कर रहे थे। वी वर नॉट हैविंग एनी ब्रीफिंग्स बिफोर दिस, तो एक छोटी ब्रीफिंग में करना चाहते थे। सबसे पहले जो लीडिंग अप टू द 25th, द डे ऑफ द जजमेंट, हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, विच वर प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले था कि हम कोई वायलेंट मॉब शहर के तरफ बढ़ने ना दें। वी वर कॉन्शियस कि अगर मॉब शहर के तरफ आ जाती है और आर्सन या लूटिंग शहर के अंदर हो जाती है तो हमें उसको कंट्रोल करने में काफी दिक्कत होगी। डिप्लॉयमेंट हम उसी हिसाब से किए थे और उसी हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी भी बनी थी। दूसरा ये था कि हम जितना हो सके, वायलेंस अगर होती भी है तो उसको हम कंटेन करें एक स्पेसिफिक एरिया में और वहां से आगे उसको बढ़ने ना दें। निश्चित है कि रोष होगा और उस रोष को हमें एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कंटेन करके उसको बढ़ने ना दें, तो हमारी और सरकार की इसी में गई है। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम जितना हो सके रेस्ट्रेंट रखें। मैक्सिमम रेस्ट्रेंट इस तरह की सिचुएशन में पॉसिबल शायद था भी नहीं, लेकिन जितना रेस्ट्रेंट हो सकता है वो रखें और माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हम इसको बढ़ने ना दें।
मुझे खुशी है ये कहते हुए कि फोर्स की मुस्तैदी से, आर्मी के सपोर्ट से, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पर्सनल लीडरशिप से हम इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। शहर के अंदर ना एक भी आर्सन या लूटिंग की हुई उस दिन या उसके बाद। इस टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स को हमें मीट करने के लिए हमें जो डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी उसमें हमें एक सैक्रिफाइस जरूर देना था। जो मिल्क प्लांट थी वो मिल्क प्लांट बिल्कुल ही दोनों डेरों के बीच में थी। अगर हम अपनी डिप्लॉयमेंट वहां करते तो निश्चित ही उसमें हम उसको होल्ड न कर पाते, कैजुअलिटीज बढ़ती और उसमें फोर्स की भी कैजुअलिटीज होती। अगर फोर्स की कैजुअलिटीज हो जाती तो उसमें ओवररन होने का हमें खतरा था। तो इसलिए जब बॉब उस दिन आई तो हमारी हिदायत यही थी कि हम विड्रॉ करें और पोजीशंस को होल्ड करें। कुछ मिल्क प्लांट के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे थे, हमने सोचा इस फोरम के तहत उसका भी जवाब दें। देयर वॉज अ सैक्रिफाइस इन्वॉल्व इन दिस, लेकिन एक सैक्रिफाइस बिल्कुल ही एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी थी और हम इस कॉन्शियस स्ट्रैटेजी के तहत ही हम होल्ड और कंटेन कर पाए। ऑफकोर्स मिल्क प्लांट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको हिदायत दी गई थी कि जहां तक हो वहां से गाड़ियां हटा दी जाए। वो हमें बाद में पता चला कि वो गाड़ियां हटी नहीं थी। उसके बारे में जरूर कुछ इंक्वायरी होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। कुछ डेथ्स हुए हैं, देयर आर 6 डेथ्स, सबको पता है। वी आर सॉरी फॉर दोज डेथ्स, लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूं कि वो हमें होल्ड करने के लिए एकदम लास्ट रिजॉर्ट के तहत जो रिस्ट्रेंट हो सकता था वो रिस्ट्रेंट होल्ड करने के बाद ही हम उसको पूरा कर पाए। उसके बाद हमें कुछ डेरा के प्रबंधकों के सहयोग से कल काफी अनुयायी वहां अंदर ट्रैप थे और वापस जाना चाहते थे। पर यहाँ पर प्रशासन और पुलिस क्रेडिट लेते हुए नजर आ रही है कि अभी तक शांति बहाल है और आज सामने रिकॉर्ड पर भी नजर आ रही है। उस दिन के हालात कुछ और थे, जैसा कि आपने देखा उल्टा हाईकोर्ट ने भी लताड़ा कि किस तरह से पुलिस मोर्चा ही छोड़कर भाग गई थी, खासतौर से जब मीडिया की ओबी वैन्स जल रही थी और आगजनी हो रही थी। बहरहाल हम चर्चा पर लौटते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पंडित राजकुमार शास्त्री ने अभी ये कहा कि पशु शब्द का इस्तेमाल किया आपने, पशु शब्द का इस्तेमाल किया सर आपने राम रहीम के लिए। आपने कहा एक ही नहीं, दो नहीं, ये कई ऐसे मामले हो सकते हैं, पशु शब्द का इस्तेमाल किया। ये जो पशु घूम रहे हैं, कृत्य किया, पशु तुल्य कृत्य है। ऐसे व्यक्ति का जीवन मनुष्य का जीवन नहीं है, पशु के समान इसका जीवन है। हाँ। और ऐसे व्यक्ति को मनुष्य कहने का अधिकार नहीं। ऐसे व्यक्ति को तो सजा देने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे फांसी की सजा सुनानी चाहिए। नहीं, इससे पहले तो कुछ, क्योंकि समस्या ये है ना सर, जब ये धर्म की दुकानें चल रही होती हैं तब तो कोई कुछ कहता नहीं है, तब तो कोई रोकता नहीं है इनको। और उसके बाद अब जब पूरी की पूरी इसके ऊपर ढांकने की इतने साल तक, लगभग 15 साल तक कोशिश होती रही, लेकिन सच आखिरकार सामने आ गया है, तब आपने एकदम अपने आप कह दिया कि ये तो पशु तुल्य है। नहीं, मैं तो अब देखिए, अब उस तरीके से आप बात करेंगे तो अपने देश का एक संविधान है, एक प्रक्रिया है। अब सीबीआई कोर्ट ने उनको सजा सुना दी और उसके बाद अभी उसको जो है आप तो पहले कह रहे थे कि सारे बाबाओं के पीछे अदालतें पड़ गई हैं, कुछ इस तरह की बातें कह रहे थे आप। आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप संवैधानिक, मैं तो दो पक्ष हैं, एक संविधान है, एक शास्त्र है। शास्त्र की आज्ञा में ते मृत्यु लोके भूय भार भूता, इस प्रकार के कर्म करने वाले जो मनुष्य हैं वो पृथ्वी में भार हैं, मनुष्य रूपेण मृगयाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु हैं। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन मेरे जैसों को ना सर अब प्रवचन देने वालों से डर लगने लगा है। दूसरा जो पक्ष है वो संविधान का है। संवैधानिक पक्ष अगर आप देखते हैं तो सीबीआई कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा दे दी। शुक्र है उसके बाद अगर वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में हो सकता है, क्योंकि कई बार इस देश के अंदर ऐसी अदालतें हैं जहां पर पॉलिटिकल प्रेशर्स रहे, उसके सच को छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन फिर भी हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका फैसले सुनाती रहती है। आप हमारे साथ सब बने रहिए। रणवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड आईजी हैं हरियाणा पुलिस। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे तक
हमारी महाबहस लगातार जारी है। क्या ये डेरे का डी एंड भी होगा? क्योंकि आज दोषी करार दिया जा चुका था राम रहीम को, 10 साल की सजा भी सुनाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैनल भी है। लेकिन सबसे पहले विपिन, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, 10 साल की सजा और खास तौर से अभी 2 मामले और हैं जिनमें फैसला आना बाकी है, रणजीत सिंह और रामचंद्र छत्रपति, जो कि दोनों मर्डर के केसेस हैं। लंबे नपेंगे राम रहीम? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस फैसले का इम्पैक्ट अब आने वाले जो डिसीजंस हैं, सितंबर में एक और मामले में जो है वो फैसला आने वाला है, तो ऐसे में उसमें क्या सजा सुनाई जाती है। और एक लंबा पनिशमेंट, रिग्रेस पनिशमेंट, 10 साल के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा। जो ऐशो आराम की जिंदगी आप जिया करते थे, एसी में सोते थे, शानदार होटल्स में रुका करते थे, शानदार अपनी गुफा में अपने डबल मैट्रेसेस की जिस तरह से मांग की गई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आने वाली जिंदगी इनके लिए कैसी होगी। जी बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमारे साथ अंशुल छत्रपति जुड़ रहे हैं, जो कि पुत्र हैं रामचंद्र छत्रपति जी के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके लिए मोमेंट ऑफ विक्ट्री है, एक जीत है, एक लंबी लड़ाई है, जहां पर शायद आपके साथ ज्यादा वक्त तक कोई भी खड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब इस केस में फैसला आ गया है। आपको लगता है कि आपका केस इस वक्त जिस स्टेज पर है, एक बहुत बड़ा मोटिव जो है वो इसी मामले से शुरू होता है, तो बहुत बल मिल गया है आपके केस को भी अंशुल? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि सपोर्ट मिला है, बल मिला है। और जो आज तक इतने लंबे टाइम से जो स्ट्रगल चल रहा था, जिसको हमारे फादर ने शुरू किया था, जिस बात को लेकर, जिस कॉज के लिए उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी, मतलब ये चिट्ठी से जो सारा संघर्ष शुरू हुआ, एनोनिमस लेटर से, और उस बात को लेकर उसके बाद डेरा सच्चा सौदा की जो सारी मतलब इरेगुलरिटीज, जो सच्चाई हमारे फादर ने लोगों के सामने रखने की कोशिश की, उसके ऊपर आज अदालत ने मोहर लगी। मतलब वो जो लगातार बोल रहे थे पत्रकार छत्रपति, और उनके बाद लगातार जो हम बोलते रहे 15 साल तक, उसके ऊपर आज ये स्टैंप लगी अदालत की कि हाँ, वो बिल्कुल सही था। डेरा प्रमुख, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह गुनहगार है, रेपिस्ट है। बिल्कुल अंशुल, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके पिता ने वो हौसला दिखाया, डरे नहीं वो, किसी के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके और खबर को छापा और उसका खामियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? क्या आपका इंटरैक्शन हुआ और आपके परिवार के जीवन में क्या उतार चढ़ाव रहे? कितनी धमकियां आपको मिलती रही इस दौरान? मेरी उम्र उस वक्त 21 वर्ष थी और मैं मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह के। और जब ये सब सामने हुआ, एक अचानक हुआ और बड़े शॉक्ड थे हम सारी फैमिली। और उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आई कि बिना किसी एक्सपीरियंस के जब घर से निकले एक स्ट्रगल के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष का दबाव था, पुलिस जो है वो लगातार डेरा हेड को शील्ड कर रही थी, इन सब के बीच मतलब एक जो लीगल फाइट लड़नी पड़ी, क्योंकि एक आम आदमी को लास्ट में कहीं ना कहीं न्यायपालिका से उम्मीद बचती है आखिरी। उस उम्मीद के तहत हमने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस दौरान जब घर से निकले तो बहुत से अच्छे लोगों का साथ मिला। उससे पता चला कि मतलब हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ स्ट्रगल किया, चाहे वो साहित्यकार थे, चाहे वो मीडिया के लोग थे, चाहे वो एडवोकेट थे, मतलब लगातार हमें वो सपोर्ट करते रहे। इवन हमारे फादर का जितना लीगल बैटल था वो बिना किसी फीस के लड़ा गया वकीलों द्वारा। आपको बहुत लोगों ने साथ दिया, लेकिन क्या नेताओं ने आपको फेल किया? क्योंकि जो सच उजागर आज से बहुत साल पहले हो सकता था, अगर पॉलिटिकल पेट्रनेज, राजनीतिक संरक्षण ना मिला होता राम रहीम को, तो वो सच बहुत पहले सामने आ जाता। बिल्कुल, जो डेरा सच्चा सौदा है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की के बलबूते ही फल फूल रहा था। और राजनीतिक संरक्षण और सत्ता का संरक्षण जो है वो पोषित कर रहा था इस डेरा को। और कहीं ना कहीं इसी वजह से डेरा सच्चा सौदा मतलब और उसका हेड जो है वो कानून को अपने जूते की नोक के ऊपर रखता था। और ये सब
मतलब जो हालात थे उसको मद्देनजर रखते हुए जो ये लीगल बैटल चला और जो ये स्ट्रगल चला, उस सब के बाद उस सब के अंदर जो हालात पैदा हुए, आज एक राहत की सांस ली है, एक राहत महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे फादर ने जो बलिदान दिया जिस कॉज के लिए, आज उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे सामने है। अंशुल, ये भी जानना चाहूंगी, क्या उम्मीद बंधी है कि अब धीरे धीरे, हमें पता है कि आर्मी बहुत क्लोज है डेरा सच्चा सौदा के आश्रम के पास, अभी कई हजार लोग अंदर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कानून को ताक पर रखा, अब इस फैसले के बाद बहुत सारी परतें खुलेंगी। हो सकता है कि जिस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो सामने आए, और भी जो कुकर्म होते रहे हैं डेरा के अंदर, वो अब धीरे धीरे पता लगने शुरू। बिल्कुल, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो कुछ घटित हो रहा था, उस सब को लेकर एक जो मतलब डर का माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से मतलब लगातार जो लोग हैं वो बाहर आने से, कुछ बोलने से हिचकिचा रहे थे, और जिन लोगों ने, जिस सिस्टम ने उनको प्रोटेक्ट करना था, उनको सपोर्ट करना था, वो सारा का सारा सिस्टम जिस तरीके से वहां जाकर नतमस्तक हुआ था, इस सब को लेकर लोग बोल नहीं पा रहे थे, डर रहे थे। और आज जो माहौल है, जो इसको सजा हुई, उसके बाद मैं उम्मीद की जाती है और हम उन लोगों से अपील करते हैं, उन पीड़ितों से अपील करते हैं कि वो लोग सामने आए, कानून का साथ दें। दूसरी बात, स्टेट से ये अपील करते हैं, राज्य सरकार से अपील करते हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए ईमानदारी के साथ कि उन लोगों को भय मुक्त माहौल मिल सके। ठीक है रणवीर जी, सबसे पहले आप कि अब और भी परतें खुलेंगी, ये एक मामला आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, 2 केसेस के अंदर दोषी करार दिया और सजा हो चुकी है, अब धीरे धीरे और महिलाओं को ढांढस बंधेगी, वो सामने आएगी। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अभी जिस केस के फैसले के बाद 2-3 रेपरकेशन जो आएंगी वो हमने देखना। नंबर 1, जिन बच्चियों के और बहू बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है उन्हें सामने आना चाहिए और उन्हें भी इंसाफ की गुहार लगाना चाहिए, जिससे कि अब उनका भय निकल चुका होगा। नहीं, ये चार्जशीट है हमारे पास, एक्सक्लूसिव चार्जशीट है, हम नाम नहीं ले सकते। इसी में कई ऐसे नाम हैं जो थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हम अगर सामने आए तो जो डेरा फॉलोअर्स हैं, डेरा के जो लोग हैं, वो हमें मार डालेंगे, हमारे परिवारों को खत्म कर देंगे। मैं वही बात कह रहा हूं मैम कि जैसे ही एक तो उनके आने की पूरी संभावना है, दूसरी है कि जो ये डेरा समर्थक लोग हैं और इस बाबा की जो भूमिका अब समाज में एक हिप्नोटाइज की रही है अपने साधकों को करने की, उनके लिए भी हमें अपनी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है कि उनको कहीं किसी तरीके से इकट्ठे होकर भड़काया ना जाए, या तो वो फिदायन बन के कुछ सुसाइड कर लें, हमें उस पर ध्यान देने वाली बात है, या जो डेरा प्रेमी गांव में इकट्ठे रहते हैं वो कोई आगजनी की घटना ना कर दें, या ये ज्यादा इकट्ठे होकर के लोग सड़क के ऊपर ना आ जाए। ये यानी अभी भी ये डर बना हुआ है, हालांकि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि अभी तक शांति है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। मेरा अपना अनुभव है एक बतौर पुलिस अफसर कि भी ये लोग अभी भी डेरा समर्थक जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं, जो ब्लॉक लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, वो अभी भी इनको कहीं न कहीं ये मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे। अगर हमारे पिता के साथ ये बात हो गई है, अब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, करो मरो की लड़ाई पे आना चाहिए, तो ये सड़क पे भी आ सकते हैं, करने की कोशिश करेंगे। अनिल आर्य, एक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया कि जो गुरमीत राम रहीम है और डेरा के लोग हैं वो सम्मोहन करके रखते हैं। yes. और जो हमने देखा, इतने सारे लोग जो सड़कों पर भी उतरे थे, एक तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं। ऐसी सिचुएशन से किस तरह से सरकार और प्रशासन डील कर सकता है? मुझे पूछ रहे अनिल आर्य जी। अनिल आर्य, अब संत तो क्या कहना है उसको। आप ये देखिए कि पुलिस को या प्रशासन को या सरकार को मेरी एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती है कि जब 2002 से ये प्रकरण चल रहा था, ये घटनाक्रम सामने आ गया था, तो जो भी लोग सत्ता में रहे, जो राजनेता थे, उन्होंने इसकी गंभीरता को क्यों नहीं समझा। इतने बड़े आरोप उसके ऊपर थे, 2 बलात्कार के आरोप उसके ऊपर थे, और सीबीआई की जो चार्जशीट है इसमें 18 लोगों के और नाम है, शादियों के 2 मर्डर उसके ऊपर थे। इस सबके बावजूद भी
जो अब सत्तासीन है वो नेता भी और जो पहले भी सत्तासीन थे वो नेता भी, तमाम लोग राम रहीम के जाकर दर पर मत्था टेकते रहे और आप देखिए साष्टांग प्रणाम करते रहे, उनको पैसे तक देते रहे। आखिर सिर्फ वोट बैंक की वजह से इन सत्तासीनों को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे लोगों को आप प्रेशर देंगे तो इस दिन की घटनाएं होंगी। एक बात और मैं 1 मिनट के लिए आपके आती हूँ। अंशुल कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशुल, मैं जानना चाहती हूँ आज कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जब आप तस्वीरें देखते थे राम रहीम की इन नेताओं के साथ वोट मांगते हुए, आपके दिल के ऊपर क्या गुजरती थी? दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं। और जहां तक बात है राजनीतिक पार्टियों की, मतलब ये सारा का सारा खेल वोट बैंक के लिए किया जाता था। जिस तरीके से मतलब डेरा सच्चा सौदा द्वारा एक पॉलिटिकल विंग बनाई गई और अपने मतलब अंधी आस्था में जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनके वोट बैंक का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। और इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगातार वोट बैंक हथियाने के लिए डेरा के बाबा के आगे नतमस्तक होती रहती थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी थी, चाहे वो क्षेत्रीय दल INLD, अकाली दल। हमारे साथ वैभव अग्रवाल है जो कि नेता बीजेपी के हैं। मैं खुद सवाल ना पूछकर मैं चाहूंगी आप इनसे सवाल पूछें। आपके जहन में कोई सवाल उठता है जो पूछना चाहते हैं इनसे? अंचल, मेरे 2 सवाल है, मैं करना चाहूंगा। जी एक अंशुल पूछ ले फिर आप। नमस्कार अंशुल। जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये मतलब एक डर्टी गेम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से चल रहा था, जबकि ये सब मतलब एक जो मैं बड़ी बात बताना चाहता हूं आपको कि जो स्टेट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो आज नहीं, लगभग 2000 से लगातार जो स्टेट को इनपुट्स दिए जाते रहे कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर क्या क्या चल रहा है, यहाँ हथियारों का जखीरा है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्टेट की CID की रिपोर्ट्स सबमिट हुई, हमारी नॉलेज में है तो स्टेट गवर्नमेंट की नॉलेज में भी होगा। उसके बावजूद सारी पॉलिटिकल पार्टी वैभव जी आपकी नॉलेज में होना चाहिए था, नहीं हुआ तो इनकॉम्पिटेंस है, और अगर हुआ और इग्नोर किया तो ओमिशन है। सरकार पूरी तरह से गलबैयों में थी। 2000 में मेरी सरकार नहीं थी। नहीं, मैं पूरे के पूरे, मैं देखिए कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। 2015 में सरकार भी नहीं। मैं इसके बीच में एक बात एक सेकंड, मेरे को अंशुल जी का जवाब देने का हक बनता है। उनका बहुत अच्छा पॉइंट है और मेरे को भी बहुत अचंभा हुआ। अंशुल जी, मैं आपसे बिल्कुल वाकफियत रखता हूं इस बारे में और मैं अपने दर्शकों को आंचल जी के चैनल के जरिए ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर देखिए जांच एजेंसी की जो इंडिपेंडेंस की अथॉरिटी होती है वो बहुत जरूरी होती है। इस केस में भी देख लीजिए आप, जो हमने जांच एजेंसी को खुला हाथ दिया तब सीबीआई ने चार्जशीट पेश करके अदालत ने दिया। आप यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं। सीबीआई ने चार्जशीट कंप्लीट कर दिया। नहीं तो सीबीआई ने की ना, सीबीआई तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसमें आपने क्या दिया? सीबीआई एजेंसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इतने सालों से सीबीआई को दबाया हुआ था, गाइड करने की कोशिश की जा रही थी। हाईकोर्ट ने जांच सौंपी। मैं जवाब दे रहा हूँ रणवीर जी, एक लाइन में पूछ रहा हूँ मैं, एक लाइन में देखिए, डेरा के तीन चूक मैं बात कर रहा हूँ। डेरा के जितने समर्थक हैं और इस बाबा को जो आज जेल के अंदर है, इसे पता होना चाहिए कि इन्हीं डेरा के फॉलोवर की वजह से, उनके एक एक खून पसीने के पैसे की वजह वो डेरा बना। और इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, उन्हीं के एक एक वोट से इनकी सरकार बनी। और मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी ड्यूटी विलेज टूर पे नहीं पड़ती थी कि आपने डेमोक्रेटिक मुद्दा है उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार से डेरा के भरोसे, ऐसे थोड़ी है, ये गलत बात है। आप सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। आप आप लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा, वक्त की किल्लत है। मैं कपूर जी अब मुसीबत बननी शुरू हुई है, डेरा का दी एंड है, क्योंकि अब जो बाकी एक मिनट वक्त की कमी है। इससे बड़ा काला अध्याय कोई नहीं होगा।
की सत्ता जो है वो मतलब स्टेट के अंदर गवर्नमेंट आपसे जानना चाहूंगी, अब 2 मर्डर केसेस कह रहे हैं कि डेरा के वोट से मर्डर केसेस के अंदर जजमेंट आनी बाकी है, लेकिन वो लेट स्टेज ऑफ ट्रायल पर हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि अब पूरी तरह से डेरा का दी एंड है, क्योंकि हाईकोर्ट तक ने अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का निर्देश दे दिया है, जहां रिसोर्सेज सूखेंगे कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। कपूर जी, क्विक कमेंट। देखिए, पहली बात तो ये है, जो 10 साल की सजा सुनाई गई है और 65,000 जो फाइन सुनाया गया है, उससे ऑलरेडी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोवर्स तक चली जाती है, और जो फॉलोवर्स फॉलो कर रहे थे वो शायद ये नहीं जानते थे कि यहाँ ऐसा हो रहा है। अब जब न्यायाधीश के जुडिशियल की तरफ से ये ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, सेंटेंस अवार्ड हो गई है, तो मुझे लगता है कि मैसेज जाएगा, और ऑलरेडी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो एक्शन लिया है, जो ऑर्डर्स पास किए हैं, उससे क्लियर इंडाइटमेंट गवर्नमेंट को भी जाती है और एजेंसीज को भी जाती है। गवर्नमेंट को इंडाइटमेंट नहीं जाती, उसमें देखिए नहीं, फिर आप ऑर्डर पढ़ के देखिए, डेमोक्रेसी के प्रोसेस को अंडरमाइन। आप सबका हमारे साथ महाबहस में, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त इतना ही है, आप सबका हमारे साथ महाबहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज ये संदेश गया है कि कानून और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, और अंधभक्ति अब इस देश में बंद होनी चाहिए। बाबाओं की दुकान